हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकल्प शर्मा। आज हम क्लास 12 की फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करने जा रहे हैं, या कह सकते हैं क्लास 12 का सिलेबस हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। सीधे टॉपिक पे आते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जैसे यूनिट का नाम मैंने भी कुछ देर पहले बताया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखने से ही लग रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश। स्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर, स्टेशनरी, किसी चीज का रुका होना। तो क्लियर है, इलेक्ट्रिक चार्ज जब स्टेशनरी हो, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टैटिक्स मीन्स स्टेशनरी। when the electric charge is at rest, तो वो जो सारी उसकी प्रॉपर्टीज हम इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टडी करेंगे वो किसके अंदर आएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। सीधी सीधी बात समझिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स, ये भी कह सकते हैं, जब रुके होंगे, मोशन में नहीं होंगे, तो उनकी स्टडी जिसके अंदर हम करेंगे, या इस यूनिट के अंदर हम उन्हीं कॉन्सेप्ट को देखेंगे जब चार्ज रुका होगा, स्टेशनरी होगा, तो वो हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ ले रहे हैं। थोड़ा सा इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ रखा होगा, आप बच्चों ने, हो सकता है तब से अभी तक आपने रिवीजन नहीं किया हो, थोड़ा सा याद नहीं हुआ हो, रहा हो माइंड में, तो मैं उसका आपको एक बार चूँकि पहला वीडियो है, पहला हम सेशन ले रहे हैं, तो इसीलिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपका बेस एकदम मजबूत हो जाए, जिससे आगे आपको चल के कोई प्रॉब्लम नहीं आए। इसीलिए मैं सिर्फ आज पहला जो टॉपिक कवर करूँगा वो इलेक्ट्रिक चार्ज कवर करूँगा, फिर हम आगे अपने सीधे सिलेबस की ओर बढ़ जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज से बात शुरू करते हैं। एन एटम इज बेसिकली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कोई भी एटम होता है, किसी भी चीज़ का है, वो बेसिकली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी ये कह सकते हैं उस पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है, ना पॉजिटिव ना निगेटिव। ठीक है, ना पॉजिटिव आयन बनाता है ना निगेटिव आयन बनाता है। आयन समझ लीजिए, अगर सोडियम क्लोराइड NaCl आपने हाई स्कूल में पढ़ा हो या फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा हो, यानी उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम के अंदर, बेसिकली वो ना अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देता है ना किसी से लेता है, उतने के उतने ही बने रहते हैं। और जितने इलेक्ट्रॉन उस पर होते हैं नेचुरली जिस एटम के अंदर, तो वो उस समय कहलाता है कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जब तक कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन किसी को देना दे या बाहर से किसी से इलेक्ट्रॉन लेना दे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन ही ये है, द डिफिशियंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी भी चीज़ से डिफिशियंसी मीन्स कमी हो जाना। जितने इलेक्ट्रॉन थे किसी एटम पे, उसमें से वो किसी को दे दे तो उस पर कमी हो गई, तब उस पर इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। जब इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, अभी मैं सब डिस्कस करूंगा, किसी भी चीज़ से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन एटम से चले जाते हैं उतना पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाती है, उसके अंदर से कम हो जाती है। या कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉन ले लेता है, एटम या बॉडी को भी कंसीडर किया जाता है, बॉडी की एक्चुअली हम लोग यहाँ बात भी करेंगे, तो जितने इलेक्ट्रॉन ले लेती है बॉडी या एटम भी, तो उतने ही उस पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं। अगर किसी बॉडी पे ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो पहले से तो उस पर जितने थे वो थे ही, अब 2 और उस पर एक्स्ट्रा हो गए, तो वो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो उस पर 2 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन्स कोई बॉडी लेगी उतने ही उस पर चार्ज नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, एटम की थोड़ी सी मैं आपको डायग्राम दिखा दूं, आपने देख रखा होगा, ये पूरा एटम का डायग्राम है, ये पूरा एटम है। एटम के अंदर ये न्यूक्लियस होता है, यहीं से ध्यान से समझिएगा, बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। ये एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर 2 चीज होती हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। जो मैंने बड़े सर्किल बना दिए हैं वो न्यूट्रॉन्स हैं, जो न्यूट्रल होती हैं, उन पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है। और जो मैंने ये डॉट से बनाए हैं, ये डॉटेड, ये प्रोटॉन्स हैं। प्रोटॉन्स पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है।
तो न्यूक्लियस के अंदर दो चीज हो गई, एक तो न्यूट्रॉन्स जो न्यूट्रल होते हैं और प्रोटॉन्स जो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कुल मिला के कह सकते हैं न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स पे तो कोई चार्ज होता नहीं। इज दैट क्लियर? अब न्यूक्लियस के बाहर फिक्स ऑर्बिट में, ये एक ऑर्बिट है, ये दो ऑर्बिट है, फिर तीन, फिर चार, फिक्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं न्यूक्लियस के बाहर। ये फिक्स ऑर्बिट है, देखिए ये न्यूक्लियस है, पहले देख लीजिए ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर ये पहली ऑर्बिट बनाएगी, फिर ये दूसरी ऑर्बिट बनाएगी, फिर ऐसे तीसरी, फिर चौथी। इस पर बात पे डिपेंड करता है कितने इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर है, उसे कितनी ऑर्बिट्स की जरूरत है, मैं अभी बता दूंगा आपको। इसमें मैंने दो ऑर्बिट बना दी है, इसमें मैंने दो ऑर्बिट बना दी है न्यूक्लियस के बाहर, ये पहली ऑर्बिट और ये दूसरी ऑर्बिट। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई होगी आपके। ये एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए पूरे न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि प्रोटॉन्स उसके अंदर होते हैं। न्यूक्लियस के बाहर फिक्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, ये ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स की जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाती है ऑर्बिट भी बढ़ती जाती है, मैं बता दूंगा कैसे, ठीक है। जो अब यहां से समझिए ये इलेक्ट्रॉन्स फिक्स ऑर्बिट, फिक्स ऑर्बिट का मतलब एक बात और समझ लीजिए कि न्यूक्लियस का जो सेंटर है यहाँ से इसकी डिस्टेंस फिक्स है, पहली ऑर्बिट इतनी डिस्टेंस पे होगा, दूसरी ऑर्बिट इतनी डिस्टेंस मतलब रेडियस जो होगी, पहली ऑर्बिट की रेडियस इतनी, दूसरी ऑर्बिट की रेडियस इतनी, या तीसरी ऑर्बिट होती उसकी रेडियस इतनी, ये फिक्स होता है। इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कहीं भी पाए जाए, एक फिक्स ऑर्बिट में पाए जाते हैं और वो रेडियस जो होती है उस ऑर्बिट की जो रेडियस होती है न्यूक्लियस से वो फिक्स होती है। ये बोर्स मॉडल या बोहर मॉडल में आगे चल के हम पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? बस फिलहाल आपको ये जानने की जरूरत है कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर फिक्स ऑर्बिट में घूमते हैं, ठीक है। अब ये पहली ऑर्बिट, ये दूसरी ऑर्बिट, ये तीसरी, चौथी, ऐसी बहुत ऑर्बिट हो सकती है, डिपेंड करता है एटम्स किस, जिस एटम की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ, यहां देखिए पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी एटम, वो दिया जाता है इन एनी एटम एटम हटा दी, इन एनी ऑर्बिट ज्यादा चलेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट वो दिया जाता है बेटा 2n², जो मैक्सिमम नंबर ये रह सकते हैं 2n²। अब मैं आपको समझा दूंगा, 2 मिनट रुकिए। मैंने एटम से आप कंफ्यूज हो जाते हैं, एटम में फिर आपको सारी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ते, पहली ऑर्बिट का, दूसरी ऑर्बिट का, तीसरी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो जोड़ने पड़ते, वो सीधे सीधे आपको एटॉमिक नंबर से पता चल जाएंगे, उसके लिए आप कंफ्यूज ना हो। बात कर रहे हैं कि पहली ऑर्बिट, ये पहली ऑर्बिट है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तीसरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम, तो वो दिया जाता है इस फॉर्मूले से 2n²। तो पहली ऑर्बिट की बात करें तो n की जगह 1 रख दो, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 2, यानी पहली ऑर्बिट में दुनिया का कोई एटम से मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। देखिए ये पहली ऑर्बिट में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन बनाए हैं, 1 and 2। दूसरी ऑर्बिट की बात करें अगर हम, 2 n की जगह दूसरी ऑर्बिट के लिए 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी दूसरी ऑर्बिट में कोई सा भी एटम है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। अब तीसरी ऑर्बिट की बात कर लेते हैं। तीसरी ऑर्बिट में n² 2 की जगह 2, n की जगह तीसरी ऑर्बिट है तो 3 लगा दिया, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 2 जा 18, यानी तीसरी ऑर्बिट अगर इसमें कोई बनेगी तो उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 18, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या मैक्स लिख लो,
मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट किससे दिए जाते हैं, 2n² से, जहां n होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट। पहली ऑर्बिट की बात करें 1 लगा लो, दूसरी ऑर्बिट की बात करें 2 लगा लो, तीसरी ऑर्बिट की बात करें 3 लगा लो, एंड सो ऑन। तो पहली ऑर्बिट में कोई भी एटम से उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकती है मैक्सिमम, कोई एटम से। दूसरी ऑर्बिट में 8, तीसरी ऑर्बिट में 18। आगे उनके भरने का क्रम जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से बढ़ते जाते हैं। कभी कभार थर्ड ऑर्बिट से पहले फोर्थ ऑर्बिट भरनी शुरू हो जाती है, फिर थर्ड ऑर्बिट के 18 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं। इज दैट क्लियर? तो मैंने आपको बता दिया किसी में भी पहली ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट, तीसरी ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट में इससे इलेक्ट्रॉन कोई 5th ऑर्बिट में पूछे तो आप n की वैल्यू 5 लगा दीजिएगा। तो 5 जब लगाएंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 25 2 या 50, यानी 5th ऑर्बिट में किसी भी एटम के 5th ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 50 रह सकते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब मैं इसको रब कर रहा हूं, आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। तो 2 8 18। अब दूसरी बात सुनिए। पहली बात आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ में आ गई, कितने ऑर्बिट में किससे रहते हैं। जो न्यूक्लियस के अंदर ये पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन्स, इन पे कौन सा प्रोटॉन पे कैसा चार्ज है, प्लस का। और न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये कोई भी इलेक्ट्रॉन, चाहे पहली ऑर्बिट के, चाहे दूसरी ऑर्बिट के, चाहे तीसरी ऑर्बिट के, उन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो यानी न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं उन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो याद रखिए, आगे कूलम्ब्स लॉ में भी बता दूंगा, फिलहाल याद रखिए अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को पास में खींचते हैं। अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। समझ में आ रहा है? तो यानी ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। ये जो न्यूक्लियस है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो न्यूक्लियस के अंदर के जो प्रोटॉन्स हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज है, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे, अपनी तरफ को खींच रहे होंगे, इन इलेक्ट्रॉन को कहीं जाने नहीं देंगे। तो देखिए जरा, सबसे पास में जो इलेक्ट्रॉन्स है पहली ऑर्बिट की, उन्हें सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि वो सबसे ज्यादा पास में है। दूसरी ऑर्बिट वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है उन्हें थोड़ा कम करेंगे ये, क्योंकि ये न्यूक्लियस से थोड़ा दूर हो गए। तीसरी ऑर्बिट वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको और कम अट्रैक्ट करेगा न्यूक्लियस, क्योंकि वो और दूर हो जाएंगे। तो जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ती जाती हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कम होता जाता है। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, एक दूसरे को दूर नहीं जाने देते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाती है, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये वाले जो प्रोटॉन्स हैं जो न्यूक्लियस के अंदर है, इनका पॉजिटिव चार्ज है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है उन पर नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो प्रोटॉन्स है सबसे ज्यादा अपनी तरफ किसे खींचेंगे, इस वाले इलेक्ट्रॉन को, पहली ऑर्बिट वाली, उससे कम दूसरी ऑर्बिट वालों को, और तीसरी ऑर्बिट और होती है उन्हें और कम, चौथी ऑर्बिट वाले और दूर हो जाते हैं, इस न्यूक्लियस से और दूर हो जाते हैं, उन्हें और कम अट्रैक्ट तो करते लेकिन कम। अब किसी को बताइए, किसी इलेक्ट्रॉन को हमें बाहर खींचना है, इसके कोई भी एक ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, इसके बाहर ये इलेक्ट्रॉन है। ये पहली ऑर्बिट में मैं ऐसे ही समझाने के लिए बना रहा हूं, ये पहली ऑर्बिट, ये दूसरी ऑर्बिट, ये तीसरी ऑर्बिट, ये चौथी ऑर्बिट, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को ये खींच रहा होगा। ये इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये इसको न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा होगा, इस वाले को भी अपनी तरफ खींच रहा होगा, इस वाले को भी, इस वाले को भी, लेकिन सबसे ज्यादा इसे खींच रहा होगा, पहली ऑर्बिट वाले को सबसे ज्यादा, क्योंकि वो सबसे पास है। दूसरे वाले को और कम, तीसरे वाले को खींच तो रहा होगा लेकिन और कम। सबसे कम कौन सी ऑर्बिट वाले को, चौथी। यानी हम कह सकते हैं जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ती जाती हैं, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाती है, ऑर्बिट बढ़ती जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाता है। तो सबसे ज्यादा आसानी से जिसे खींचा जा सकता होगा वो ये इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाहर जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इज दैट क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? आगे चलते हैं।
अब मैं एक चीज बना के लाया हूं, उसको देखिए, बनाई हुई मैंने पहले से। जैसे हमने सोडियम का एक एग्जाम्पल लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और मास नंबर होता है 23। एटॉमिक मास भी कुछ लोग कह लेते हैं, लेकिन एटॉमिक मास डेसिमल में हो जाता है, मास नंबर हमेशा होल नंबर रहता है। समझ में आ रहा है? एटॉमिक मास भी इसको कहा जा सकता है, लेकिन डेसिमल में 23 पॉइंट समथिंग हो जाएगा तब वो एटॉमिक मास कहलाएगा। और वहीं अगर ये पूरा होल नंबर है, डेसिमल में नहीं है, तब ये क्या कह लिया हमने? मास नंबर। तो जो ऊपर किसी भी एलिमेंट, जैसे ये सोडियम का सिंबल है N, इसका जो ऊपर लिखा होता है वो मास नंबर होता है और जो नीचे लिखा होता है वो एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है। अब मास नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। यानी सोडियम का ये 23 मास नंबर है। हमें इससे देखकर पता चल गया कि इसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 23। यानी न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कितने होंगे सोडियम में? न्यूक्लियस के अंदर 23। अब कौन कितने होंगे ये अभी पता चलेगा। देखिए, जो एटॉमिक नंबर होता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर के बराबर ही होता है। तो सोडियम के केस में जो एटॉमिक नंबर नीचे लिखा होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, जो नीचे लिखा होता है वो एटॉमिक नंबर होता है। तो सोडियम के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए? 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए सोडियम में? वो भी 11। फिर बता रहा हूं, अगर किसी भी जो एटम है, जो मैंने लिखा था एन एटम इज बेसिकली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो जब तक कोई इलेक्ट्रॉन अपने अंदर चार्ज लेता नहीं है या चार्ज अपने अंदर इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है या अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, तब तक जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर भी होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। जैसे इसने अभी किसी को कोई ना अपना चार्ज दिया है ना किसी से लिया है, वरना इस पे यहाँ पे प्लस या माइनस आ गया होता। मैं अभी अगली बात यही समझाऊंगा। फिलहाल देखिए इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11। तो इसमें प्रोटॉन्स, सोडियम में प्रोटॉन्स भी कितने होंगे? 11 और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 11। अब बात बची न्यूट्रॉन्स की। तो न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा दिया करो, क्योंकि आप ऐसे निकाल सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे? मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का। ठीक है, तो इसका मास नंबर कितना है? 23 माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 11, जो एटॉमिक नंबर के बराबर होती है। तो कितना आ गया? 12। अब हमें इसके बारे में, सोडियम के बारे में तीनों चीज पता चल गई कि इसके न्यूक्लियस के अंदर 12 तो क्या होंगे? 12 क्या होंगे? न्यूट्रॉन्स। 11 क्या होंगे? प्रोटॉन। और बाहर कौन घूम रहे होंगे? 11 क्या घूम रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गई? क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है उसी के बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, तो इस केस में 11 हो गए। उसी के बराबर एटॉमिक नंबर के बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो गए? 11। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला है मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो मास नंबर इसका कितना है? 23। ऊपर वाली चीज मास नंबर होती है, तो मास नंबर 23 और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो एटॉमिक नंबर के बराबर होती है 11। तो कितने निकला है? 12। इज दैट क्लियर? इसको लिख लीजिएगा, मैं आगे की बात बताना जा रहा हूं। ठीक है, रब कर रहा हूं मैं इसको। ठीक है, तो हुआ क्या 11 and 8 23 में प्रोटॉन्स कितने थे? 11। इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 11। अभी मैंने निकाला, पहले आपने देखा होगा। प्रोटॉन्स पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव।
इसीलिए टोटल एटम पे जीरो चार्ज होता है और हम कह देते हैं एन एटम इज बेसिकली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्योंकि पूरे एटम पे जो जितने प्रोटॉन्स होते हैं अंदर 11 सोडियम वाले केस में, और बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स में, उनका भी सम कितना होता है 11। लेकिन बस प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है प्लस का, और इन इलेक्ट्रॉन्स पे कितना होता है माइनस का, प्लस से माइनस कर दिया। इसलिए टोटल एटम, ये पूरा जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो कोई चार्ज नहीं होता है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, जो मेन बात है अब यहाँ से आप समझना शुरू करिएगा। मैंने जो बताया था बेटा आपको, यहां से समझिएगा 2n², अभी बताया था कि 2n² मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रह सकते हैं 2n²। n पहली ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1 करो तो 1 का स्क्वायर 1, 2 × 2। पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं किसी भी एटम के 2। अगले में दूसरी ऑर्बिट की बात करते हैं, यहाँ 2 रखो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो दूसरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 8। तीसरी ऑर्बिट में 3 रखो, यहाँ 3 n की जगह तीसरी ऑर्बिट के लिए 3 रखो, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 2 जा 18। ऐसे करके हम इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं जितनी ऑर्बिट की बात करें। यहाँ तक बात समझ में आई। पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, दूसरी ऑर्बिट में 8, तीसरी ऑर्बिट में 18 एंड सो ऑन। सबसे ज्यादा अट्रैक्ट न्यूक्लियस पहली ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन्स को करेगा क्योंकि वो सबसे ज्यादा पास होगा। उससे कम अट्रैक्ट करेगा बाहर दूसरी ऑर्बिट वालों को क्योंकि वो थोड़ा दूर हो गए होंगे। तीसरी ऑर्बिट वालों को और कम करेगा, तो सबसे आसान होगा तीसरी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को निकालना क्योंकि उन्हें न्यूक्लियस जो है दूर होंगे, वो उन्हें न्यूक्लियस कम अट्रैक्ट कर पा रहा होगा, और इन्हें निकालना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये न्यूक्लियस के पास है, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है। प्लस प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव प्लस माइनस बहुत अट्रैक्ट होते हैं, जितना पास होंगे उतने ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, उनको तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। जितना दूर होते जाएंगे उनका अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स कम होता जाएगा, उन्हें तोड़ना बाहर निकालना एटम से आसान हो जाएगा। समझ में आ गई। अब मैं जरा इसकी बात कर लूं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 11। अभी मैंने बताया कि एटॉमिक नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत ध्यान से सुनो। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स है सोडियम में 11। अब 11 में पहले 11 लोग हैं सोडियम के परिवार में, 11 लोग हैं ऐसे समझिए। तो पहले कमरे में कितने लोग रह सकते हैं 2। पहले कमरे में कितने लोग रह सकते हैं 2, तो हमने 2 भर दिए। अब कितने लोग बचे 9। 11 में से 2 ही तो भरे, 9 बचे। तो अगली ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने रख सकते हैं अगले कमरे में 8, हमने 8 भर लिए। अब कितने बचे 10 लोग शिफ्ट हो गए, तीसरे कमरे में 1 भर दिया, जबकि तीसरे में कितने रह सकते हैं 18। 2n² से था 3 का स्क्वायर 9, 2 18, लेकिन हम पे बचा ही 1, वो हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया क्योंकि पहले में मैक्सिमम 2 रह सकते थे, अगले में मैक्सिमम 8, थर्ड में हम पे 1 बचा, वो यहाँ 18 तक हम इस कमरे में लोगों को रख सकते हैं। फिर बता दे रहा हूँ, सबसे मुश्किल इसे तोड़ना होगा इनको, क्योंकि ये न्यूक्लियस के पास होंगे, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इनमें नेगेटिव, ये आपस में अट्रैक्ट कर रहे होंगे। इनको तोड़ना इसके मुकाबले कुछ कम मुश्किल होगा, और बाद तीसरी ऑर्बिट में होंगे ये, इनको तोड़ना बहुत ही आसान होगा क्योंकि ये न्यूक्लियस से दूर होते चले जा रहे हैं। जितना दूर होते चले जाएंगे उनको तोड़ना आसान हो जाएगा क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलते हैं आगे। अब यहां तक बात समझ में आ गई। अब मैं इसको हटा दे रहा हूं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब बस आपको समझने की जरूरत है क्या मैं कहना चाह रहा हूं। अब मैं एक और लेता हूं क्लोरीन का केस लेता हूं। क्लोरीन का होगा 17, इसे 17 लोग शिफ्ट करने हैं, तो पहले कमरे में कितने लोग शिफ्ट कर देगा 2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 17, क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 17। अगले कमरे में 2 लोग शिफ्ट कर दिए इसने, अब कितने बचे 15, लेकिन अगले कमरे में मैक्सिमम कितने कर सकता है 8, इसने 8 कर दिए, 2 और 8 10। अब भी कितने लोग इसके शिफ्ट करने रह गए थे 7, वो 7 इसमें कर देगा,
क्योंकि इसमें थर्ड ऑर्बिट में कितने आ सकते हैं 18, 2n² से कितने आ सकते थे 18। इसके भी इसको निकालना सबसे आसान होगा क्योंकि ये न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होंगे। इसके भी इनको निकालना बहुत, इन दोनों को निकालना बहुत कठिन होगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन को, इन 8 इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि ये न्यूक्लियस के बहुत पास में। इसको निकालना आसान होगा क्योंकि ये न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, थर्ड ऑर्बिट होगी, डिस्टेंस दूर। और इसको निकालना भी आसान होगा इन दोनों के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये भी न्यूक्लियस से दूर हो गए। इज दैट क्लियर? होता क्या है, मान के चलिए ये वाला इलेक्ट्रॉन निकला है, ये सबसे घर का आवारा इंसान है, सबसे ज्यादा दूर रहता है, माँ बाप से सबसे ज्यादा दूर रहता है, ये सबसे ज्यादा, इसे कोई भी बाहर 2 मिनट में निकाल सकता है क्योंकि ये घर में बाउंड नहीं है, न्यूक्लियस से बाउंड उतना नहीं है जितना ये दोनों। ऐसे ये 7 निकल सकते हैं, सही है। जब ये 1 निकला और ये 7 निकले, आपस में लड़े, ये सीएल के घर के बदमाश है, जो आवारा में कोई, इनपे कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, सबसे दूर के। ये क्लोरीन के घर का एक इकलौता है। जब ये लड़े तो ये वाला, जाहिर सी बात है, ये 7 मिलके इस एक को अपने पास खींच लाएंगे, इस एक को अपने पास खींच लाए। अब सोडियम के पास, सुनो, सोडियम के पास अब कितने रह गए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है ये बेटा, एक चीज याद रखना, फिर मत कहिएगा, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन 11 ही है और न्यूट्रॉन्स भी 12 हैं। जो सोडियम का केस अभी कराया था, ना प्रोटॉन्स का है ना न्यूट्रॉन्स का है। ये जो इलेक्ट्रॉन था तीसरी ऑर्बिट वाला, इसमें 2 थे, इसमें 8 थे, और ये तीसरी ऑर्बिट वाला 1 जो इलेक्ट्रॉन से, इस न्यूक्लियस से सबसे दूर था, जिसे तोड़ना बहुत आसान था, वो गया। तो इलेक्ट्रॉन अब कम हो गया 1, ठीक है। तो अब इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन चला गया। इसकी स्थिति क्या रही होगी? एटॉमिक नंबर नहीं बदलेगा भाई, एटॉमिक नंबर नहीं बदलेगा, एटॉमिक नंबर क्या रही है, इलेक्ट्रॉन्स अब कितने रह गए, 11 थे, 1 चला गया, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए इसके अंदर, 10। जब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 ही रहेगा, लेकिन अब इस पे कितने हो गए, 2, 8, 7 तो ये थे और 1 इसका खरीद लाए, तो अब इस पे कितने हो गए, 8 हो गए। अब इसमें 1 ज्यादा हो गया पहले से, क्योंकि ये वाला 1 इसमें, तो 1 जब ज्यादा हो जाता है तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जब इलेक्ट्रॉन जिस पे एक्सेस में आ जाता है, ज्यादा हो जाता है, जितने हो जाए 1, 2, 100 उतना ही नेगेटिव। अगर इस पे 10 ज्यादा हो गए होते तो माइनस का 10, इस पर 5 निकल गए होते, 5 कम हो गए होते इसके, तो प्लस का 5। यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स डिफिशियंसी होती है उतना पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो जाते हैं उतना नेगेटिव। जैसे इसमें 2, 8, 17 थे, एक बढ़ गया, 2, 8 हो गए, यानी 18 हो गया। 2 और 8 10 और 17 थे, एक इसका खींच लाए तो 18 हो गए। 18 होने से एक बढ़ गया तो माइनस का नेगेटिव, और इस पे एक कम हो गया, 10 रह गए तो प्लस का 1। ये एटॉमिक नंबर होता ही रहा, एटॉमिक नंबर नहीं चेंज होता है, चाहे इलेक्ट्रॉन कितनी चले जाए या आ जाए। लेकिन जब न्यूट्रल होता है तब ये चीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होती है। जैसे अभी ये न्यूट्रल था तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना था, 11, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने थे, 11। लेकिन जब निकल गया तो ये 11 नहीं रहेगा, प्रोटॉन्स कुछ नहीं घटे बढ़े, इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए, 10। और इसमें कितने हो गए, 17 थे, और इसमें कितने हो गए, 2, 8, 8 कितने हो गए, 18 हो गए। इज दैट क्लियर? तो इस पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि ये बढ़ गया। ऐसा हुआ क्यों, मैं तुम्हें बता देता हूं। प्लस का क्यों आया, माइनस का क्यों आया, बहुत सारा। इसमें अभी भी प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस के अंदर ही हैं, प्रोटॉन्स कितने हैं, 11। इलेक्ट्रॉन्स अब कितने रह गए इसके अंदर, 10, एक तो चला गया ना, 10। प्रोटॉन्स पे कैसा चार्ज होता है, प्लस का, इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज होता है, माइनस का। तो 11 में से 10 गया, 1 बचा, काय का, प्लस का, इसीलिए इस पे प्लस का 1 चार्ज आया।
जब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। प्रोटॉन्स हमेशा उठते ही रहते हैं, प्रोटॉन्स नहीं निकलते बढ़ते हैं न्यूक्लियस के अंदर। इलेक्ट्रॉन या तो चले जाते हैं या आ जाते हैं। समझ लो इसके केस में प्रोटॉन 17 ही है, अभी इलेक्ट्रॉन भी 17 थे जब तक इसने लिया नहीं था इसका। प्रोटॉन्स कितने थे इसके? 17। इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 17। कब तक? जब तक इस क्लोरीन ने इसका एक लिया नहीं था। ये जो बाहर वाला है इसको अपनी तरफ नहीं ले आए थे, तब तक प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, बहुत ध्यान से समझ लीजिए, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल रहते हैं जब तक कोई भी एटम ना अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन दे ना अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन ले। जैसे ये, अगर ये 1 नहीं दिया होता, कुछ देर को मानो इसने 1 नहीं दिया था, तो इसका प्रोटॉन्स कितने थे इसके अंदर? 11 न्यूक्लियस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने थे? 11। पहली ऑर्बिट में 2 थे, दूसरी ऑर्बिट में 8 और थर्ड ऑर्बिट में 1, 11 थे। लेकिन चूंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 10। बाहर वाला ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन ये लोग खींच के ले गए क्योंकि वो न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड नहीं था। तब इसके प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर 11 नहीं रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए? 10। इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव। 11 में से 10 गया +1, इसीलिए जब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पर कैसा चार्ज आ गया? प्लस का 1। इसकी बात कर लो, जब इसने इसका एक इलेक्ट्रॉन नहीं लिया था तब इसमें प्रोटॉन्स कितने थे? 17, और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने थे? 17। पहली ऑर्बिट में 2 रह सकते थे, अगली ऑर्बिट में 8, 10 हो गए, इससे 17 लोगों को परिवार था, तो तीसरी ऑर्बिट में इसने कितने शिफ्ट कर दिए? 17 हो गए। जब ये 7 वाला सबसे ज्यादा न्यूक्लियस से दूर होगा, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स है, तो ये सबसे कम अट्रैक्ट हो रहा होगा, तो ये भी जैसे ये घूमने को आजादी था इस न्यूक्लियस का की वजह से, इस एटम का तीसरा, ऐसे ही तो ये 7 वाले लोग मिलकर इससे जब लड़े, इनके घर के 7 आवारा लोग इसके घर के एक आवारा से लड़े, तो जाहिर सी बात है ये जीतेंगे। ये इसको पकड़ के एक ले आए, तो इसके पास तो 10 बचे, लेकिन प्रोटॉन्स क्या रहे थे? +1 हो गया, इसलिए क्योंकि एक कम हो गया, प्लस का 1। इसमें क्या हुआ? इस पे थे कितने प्रोटॉन्स? 17। प्रोटॉन 17 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अब कितने हो गए? 2 से 8, 10 और 17, और एक ये वाला खींच लाए, यानी 8 हो गए। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 18। तो कितना आया? प्रोटॉन पे प्लस का चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस का, जब घटाएंगे तो माइनस का बनाएगा, माइनस की डिजिट बढ़ी। इसीलिए क्लोरीन पे मैंने क्या कहा, जब एक इलेक्ट्रॉन ये ले आया तो माइनस का चार्ज आ गया। इज दैट क्लियर? कम शब्दों में आप समझिए कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स कोई एटम या बॉडी गेन कर लेती है, एक्सेस में आ जाते हैं, उतना ही उस पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है, जितने ले ले कोई बॉडी। और कोई बॉडी या कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर से दे देता है, जितनी कमी हो जाती है उसके अंदर, उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे इस सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो प्लस का 1 आ गया। इसके अंदर इसने इसका एक ले लिया, इस पे एक्सेस हो गई, डिफिशियंसी इस पे हुई है, तो प्लस का 1, इस पे एक्सेस हो गई, तो इस पे कितना आ गया? -1। ठीक है, होता क्यों है? क्योंकि प्रोटॉन्स उठते ही रहते हैं हमेशा, चाहे ये सब चले जाए। प्रोटॉन 11 रहे, एक कम हो गया, इसके अंदर 10 बचे, तो इस पे प्लस का 1 इसलिए आया। इसके अंदर प्रोटॉन 17 ही थे, लेकिन जब इसने इसका एक ले लिया तो इलेक्ट्रॉन 18 हो गए, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसलिए -1 आया। यहाँ तक बात समझ में आपको आ गई, इसको नोट कर लीजिएगा। तो जो सबसे, ये जैसे न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। मेरी बात समझ लो, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स, जितने सबसे बाहर वाली ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनको निकालना सबसे ज्यादा आसान होता है। भाई ये तो बहुत ज्यादा बाउंड है ना प्रोटॉन्स की वजह से, इनको तो नहीं निकाल सकते, ये भी बाउंड है। सबसे ज्यादा फ्री होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको फ्री करना, ले जाना बाहर आसान होता है, और उनमें बाहर से लेके आना भी आसान होता है। समझ में आ गया? तो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अब चार्ज का मोटा मोटा फॉर्मूला अब मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ वो समझिए, यहाँ से आपकी आगे की बात सुनिए। चार्ज को Q से दिखाते हैं,
Q बराबर होता है फॉर्मूला Ne, ठीक है, प्लस माइनस। मैं दोनों पे एक एक सवाल करा दे रहा हूं। एक बॉडी है जिसपे 5 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है, यानी ज्यादा। दूसरी कोई बॉडी है जिसपे 3 इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी है, चार्ज होता है। वो कह रहे हैं एक कोई बॉडी है जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस है, दूसरी कोई बॉडी है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी है, दोनों पे चार्ज होता है। बहुत सरल है, Q इज इक्वल टू Ne आप फॉर्मूला लगाइए। जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, जैसे क्लोरीन पे ज्यादा हो गए, एक को ले आया, तो कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव। यानी इस पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए हैं, तो ज्यादा होने पे हमेशा कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव। कितने ज्यादा हो गए हैं? कितने इलेक्ट्रॉन्स ले आया है अपने? 5। तो n की जगह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इस बॉडी पे कितना चार्ज हो गया? हाँ, चार्ज की यूनिट कूलम होती है, अभी पढ़ेंगे कूलम्स को, उसमें फिर पढ़ लेंगे। 16 5 जा 80, एक से पहले डेसिमल 10⁻⁻19 कूलम। यहां तक बात समझ में आए? इसकी बात कर ले तो Q इज इक्वल टू Ne। इसमें डिफिशियंसी हो गई, यानी इसने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन कहीं दे दिए। कितने दे दिए? 3, लेकिन दे दिए, यानी इसके अंदर कमी हो गई। जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। कितने दे दिए? 3। इलेक्ट्रॉन से फिर चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 16 3 जा 48, 4.8 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इस वाली बॉडी पे इतना चार्ज होगा प्लस का। इससे प्लस से पता चल रहा है कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, इस पे डिफिशियंसी होगी। इस पे कैसा चार्ज होगा? निगेटिव होगा। इससे पता चल रहा है कि इसने किसी से इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, एक्सेस हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो जितने ले ले, इसने 3 दिए 3, इसने 5 लिए तो 5 इलेक्ट्रॉन ले लिए। इसको नोट डाउन आप कर लीजिए। आज के टॉपिक की लास्ट बात बताते हैं, फिर आगे की बात शुरू करेंगे। जो चार्ज होता है ये क्वांटाइज होता है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब क्या होता है? यानी किसी का भी चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन कोई भी बॉडी ले या दे, वो हमेशा पूरी संख्या में देगी। 10 इलेक्ट्रॉन दे देगी, कोई बॉडी 16 इलेक्ट्रॉन ले लेगी, यानी किसी बॉडी से 10 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी। किसी बॉडी से कोई बॉडी 200 इलेक्ट्रॉन्स भी ले लेगी, 170 इलेक्ट्रॉन्स भी ले लेगी, 162 इलेक्ट्रॉन्स भी ले लेगी, 209 इलेक्ट्रॉन्स भी दे देगी। मैं एक बात बता रहा हूँ, ये हमेशा डिजिट इंटीजर होगी, यानी Q इज इक्वल टू जो प्लस माइनस Ne बताया, ये n जो होगा ये इंटीजर होगा। जैसे 10, 209, 16, ये कभी भी n फ्रैक्शन और डेसिमल में नहीं होगा। ये होगा हमेशा 10, 209, 16 एक्सेट्रा। ऐसा ना होगा 17/2, 201/9, ये नहीं होगा, या 3.27, 4.424, ऐसे नहीं होगा। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूरे पूरे देंगे। हम किसी को इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं 10, 20, 30, 40 पूरे पूरे देंगे। जब देंगे तो प्लस का
प्लस का साइन आएगा क्योंकि हमारे अंदर से इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी हो रही है। लेकिन जो n होगा वो पूरे पूरे देंगे। ऐसा कभी ना होगा कि हमने अपने अंदर से 1.2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, किसी भी बॉडी ने 1.2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ये नहीं होगा। ना ही कोई बॉडी 3.4 इलेक्ट्रॉन्स लेगी, हमेशा पूरे पूरी इंटीजर लेगी, 10, 12, 13, 15। ऐसे ही कभी ऐसा नहीं होगा कि हमने 209 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे दिए, नहीं नहीं, पूरे पूरे देंगे। 201, 200, ऐसा नहीं होगा 201/9 दे दिए, सॉरी 209 तो दे सकते हैं, अभी मेरे स्लिप ऑफ टंग था, 209 तो दे सकते हैं, वो तो इंटीजर है। 201/9 ये नहीं देंगे। 201/9 कभी भी इलेक्ट्रॉन्स, मेरी बात समझ में आई कि कोई भी बॉडी अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन अगर लूज करेगी, यानी उसके अंदर डिफिशियंसी होगी, तो वो कौन सा साइन आ जाएगा? प्लस का। लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगी, वो हमेशा इंटीजर होगा, हमेशा 10, 209, 16, 17, 13 ऐसे। कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने, कोई भी बॉडी अपने अंदर से 201/9, 201/9 यानी 201/9 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे, या 3.27 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे, ऐसा कभी नहीं होगा। अपोजिट भी है, कोई भी बॉडी जब इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगी, यानी उस पर एक्सेस हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, तो नेगेटिव साइन उस पर आ जाएगा। लेकिन जो n होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, वो जो लेगी वो हमेशा पॉजिटिव लेगी, 10, 209, 16 या 71। लेकिन कभी ऐसा नहीं लेगी कि 201/9 ले लिया या 4.24 ले लिया, ऐसा ट्रांसफर ऑफ चार्ज पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए कहते हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्वांटाइज्ड है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये हमेशा इंटीजर होंगे। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन, 1000 इलेक्ट्रॉन्स या तो दिए जा सकते हैं या लिए जा सकते हैं। इज दैट क्लियर? कल इसको टॉपिक को फिर से पढ़िएगा, बिल्कुल बेसिक चीज़ बताइए, हाई स्कूल की आपकी पढ़ी हुई है, फिर भी आप इसको रिवाइज करिएगा। अगर आपको लग रहा है आपको आता है, तो आप इसकी स्पीड वीडियो की बढ़ाकर भी इसको जल्दी जल्दी देख सकते हैं। कल हम +2 के आगे के टॉपिक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उस पर आ जाएंगे। ये बताना इसलिए ज़रूरी था, अगर आपको याद नहीं होता, 4 से आप हाई स्कूल के बाद दूर हो गए, आपने नहीं पढ़ा है, तो मैं अगर सीधे पढ़ाना शुरू कर देता तो आपको ये नहीं समझ में आता कि चार्ज आखिर होता क्या है। ठीक है, कल मैं फिर आऊँगा, इसी के आगे चैप्टर को कंटिन्यू रखूँगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।